चलिए बच्चों, अब का जो टॉपिक है वो है एंथैल्पी। तो एंथैल्पी हम लोग ध्यान देखेंगे। देखिए एंथैल्पी जो होती है वो इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी वर्क डन होता है। इनकी एंथैल्पी का फॉर्मूला हो गया यू प्लस पीवी। तो एच बराबर आपके सामने क्या आ गया, यू प्लस पीवी आ गया। अच्छा, मैंने गैस ले ली स्टेट वन पर, तो स्टेट वन पर ये एच वन बराबर यू वन प्लस पीवी पी वन वी वन हो जाएगा, इक्वेशन वन। इसी तरह स्टेट टू पर मैंने गैस ले ली, तो यहाँ पर एच टू बराबर क्या हो जाएगा, तो एच टू पर यू टू प्लस पी टू वी टू हो जाएगा। अब इक्वेशन दो में से एक को माइनस कर दें, तो लिखा गया इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन। तो एच टू माइनस एस वन, यू टू माइनस यू वन और पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन आ गया। तो मैंने लिख दिया एच टू माइनस एच वन, यू टू माइनस यू वन, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। तो एच टू माइनस एच वन हो गया डेल्टा एक्स, यू टू माइनस यू वन हो गया डेल्टा यू, और पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन हो गया। बात क्लियर। अच्छा, रफ में एक बात ध्यान रखिएगा, ये रफ में है, ये अभी आगे यूज होगा तो मैं यही बता देता हूँ। ये पीवी इक्वल्स टू में एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन है। तो स्टेट वन के लिए ये क्या हो जाएगा, पी वन वी वन एन वन आर टी वन, और स्टेट टू के लिए हो जाएगा पी टू वी टू बराबर एन टू आर टी टू। ये आगे यूज होगा। तो जनरल फॉर्मूला जो मेरा डेल्टा एच का है वो डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं थर्मोडायनेमिक में ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ करते हैं, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। लेकिन मैं आपसे बस इतनी ही बात कहना चाहूँगा कि ये जो फॉर्मूला है इस रिएक्शन पर वैलिड है और आपका प्रोसेस पर वैलिड नहीं है। प्रोसेस पर एक अलग फॉर्मूला लगता है जो एनसीईआरटी में नहीं है। तो आपको मैं जरा समझाता हूँ, जरा ध्यान समझिए। जब भी मुझे कोई क्वेश्चन करना होता है, न्यूमेरिकल करना होता है, तो मैं कभी भी ये फॉर्मूला नहीं लिखता। मैं हमेशा फॉर्मूला लिखता हूँ डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। तो चलिए इसको समझते हैं क्या है क्या नहीं है। इन सब कहानियों को छोड़कर सीधा हम लोग मेन चीज पर आते हैं। तो डेल्टा एच बराबर है डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन है। तो यहाँ पर मैंने दो चीजें ले ली हैं, फॉर प्रोसेस और फॉर रिएक्शन। तो पहले मैं बात करूंगा प्रोसेस की। किसकी बात करूंगा, पहले मैं बात करूंगा प्रोसेस की। तो आप ध्यान से मेरी बात को समझेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो ध्यान समझेंगे आप। तो अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले मैंने प्रोसेस में एक काम किया। प्रोसेस होता क्या है, प्रोसेस में क्या होता है, एक कंटेनर होता है, उसमें कोई भी मोल 4 मोल 5 मोल 20 मोल गैस रख दी जाती है और बाकायदा उस पर वर्क डन किया जाता है। तो पिस्टन नीचे लाया जाता है या पिस्टन ऊपर लाया जाता है। तो मान लीजिए मैंने एक गैस, एक स्टेट वन ली, उसमें n मोल गैस है। तो अगर मैं पिस्टन नीचे लाऊं या ऊपर लेके जाऊं, मान लो 4 मोल गैस है और मैं पिस्टन नीचे लेके जाऊं तो गैस फिर भी 4 मोल ही रहेगी। यानी कि आप एक बात ध्यान रखेंगे, प्रोसेस के अंदर अगर एक कंटेनर मैंने 4 मोल गैस रख दी और पिस्टन को मैंने नीचे करा तो गैस 5 मोल नहीं होगी, ना ही 3 मोल होगी। यानी कि अगर गैस में 4 मोल है और मैंने पिस्टन नीचे करा तो उसके मोल 4 ही रहेंगे। यानी कि ध्यान रखिए, फॉर प्रोसेस n मोल मैंने आपके सामने लिखा, तो पिस्टन ऊपर करूं या नीचे करूं तो गैस n मोल ही रहेगी। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट रहेंगे। यानी कि अगर इसमें n1 मान लूं, इसमें n2 मान लूं, तो n1 और n2 बराबर n ही रहेगा। अच्छा, चेंज क्या होगा, टी चेंज होगा। अगर मैं पिस्टन नीचे लेके जाऊंगा तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो हीट एक तरह से जनरेट होगी। तो यहाँ पर क्या, कि पास पास आएंगे तो कोलिजन होंगे, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। यानी कि इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर सेम नहीं होगा, तो T1 T2 नॉट इक्वल रहेगा। बात क्लियर। अच्छा, प्रोसेस के लिए जो मेरा फॉर्मूला था वो क्या था, जनरल फॉर्मूला मेरा है डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन है। वही डेल्टा एच बराबर मेरा डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन है। तो यानी कि मैंने क्या काम किया, ध्यान समझेंगे। तो डेल्टा एच की जगह मैंने डेल्टा एच लिख दिया। अच्छा, डेल्टा यू की जगह मैंने डेल्टा यू लिख दिया। अच्छा, यहाँ पी टू वी टू है तो पी टू वी टू मेरा एन टू आर टी टू के इक्वल होगा और पी वन वी वन मेरा एन वन आर टी वन के इक्वल होगा। तो मैंने पी टू वी टू की जगह एन टू आर टी टू लिख दिया और पी वन वी वन की जगह एन आर टी वन लिख दिया। अब यहाँ पे प्रोसेस के अंदर मैंने बताया था अगर ये n मोल गैस है, मैं इसे पिस्टन को ऊपर करूँ या नीचे करूँ तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे। यानी कि मैंने n1 और n2 की जगह n पुट कर दिया। बात क्लियर। पिस्टन को ऊपर नीचे करने से टेम्परेचर चेंज होगा, इसलिए मैंने टेम्परेचर को ऐसे ही रहने दिया T2 T1। अब यहाँ से मैंने NR कॉमन ले लिया तो ये T2 माइनस T1 हो गया और T2 माइनस T1 से डेल्टा T। तो डेल्टा एच बराबर मेरा आ गया डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये प्रोसेस के लिए वैलिड है। तो प्रोसेस में आप ध्यान रखेंगे कि पिस्टन को ऊपर नीचे करने से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी कि मेरा डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू पी वन वी वन था, तो पी टू वी टू की जगह मैंने एन टू आर टी टू रख दिया, पी वन की जगह मैंने क्या रख दिया, एन वन आर टी वन रख दिया। यानी कि एन टू और एन वन क्या है, कांस्टेंट होता है प्रोसेस के लिए, तो एन टू एन वन की जगह मैंने एन रखा, एन आर
आर कॉमन लेके T2 माइनस T1 बचा और T2 माइनस T1 डेल्टा टी आ गया। तो डेल्टा एच का जो फॉर्मूला है वो डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक प्रोसेस और होता है, इसको हम फॉर्मूले को तो यूज करेंगे आगे। एक प्रोसेस और होता है, वो है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, यानी कि P1 P2 बराबर P होगा। तो इस P1 P2 की जगह मैं क्या करूंगा, P पुट कर दूंगा, तो ये PV2 माइनस PV1 आ जाएगा। तो लिख दिया है PV2 माइनस PV1, P बाहर निकाल लो तो V2 माइनस V1 जो कि डेल्टा V हो गया। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और यहाँ V1 बराबर V2 बराबर V होगा, यानी कि वॉल्यूम आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो V1 और V2 की जगह मैं क्या रख दूंगा, V रख दूंगा। V बाहर ले लो तो P2 माइनस P1 आ गया, क्योंकि डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस V डेल्टा P आ गया। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए फॉर्मूला ध्यान रखना है, आइसोबारिक के लिए ये ध्यान रखना है, और सिंपल प्रोसेस के लिए ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन के बारे में आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि जब हम लोग कोई भी रिएक्शन करते हैं, जैसे ए गैस से मान लो मैंने बी गैस और सी गैस करा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कंपोनेंट 1 है और अब प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कंपोनेंट 2 हो गए। यानी कि रिएक्शन के दौरान क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होता है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो सकते हैं। तो मैंने क्या काम करा, 4 रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर 4 रिएक्शन में ना n चेंज होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो सकते हैं, बट टेम्परेचर क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। भाई मैं कोयला जला रहा हूँ या कार्बन चला रहा हूँ तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहा हूँ, तो रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन कहानी क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो रिएक्शन के लिए मैंने 4 रिएक्शन के लिए मैंने बता दिया टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी T1 T2 बराबर T आ जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में तब्दील होगा, मान लो ए गैस बराबर बी गैस सी गैस हो गया, तो एक मोल जो है 2 मोल में कन्वर्ट हो गया, तो यानी कि N1 और N2 इक्वल नहीं होते, तो वो अलग अलग रहते हैं, तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं। तो मेरा जो फॉर्मूला था डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, तो P2 V2 के लिए मैंने क्या रख दिया, N2R T2 रख दिया, और P1 V1 की जगह में रख दिया N1R T1 रख दिया। अब मुझे पता है एक बात कि रिएक्शन में T1 और T2 सेम रहता है, तो मैं T1 की जगह भी T रख दिया, T2 की जगह भी T रख दिया। अब मैंने क्या काम करा, RT कॉमन ले लिया, तो RT जब मैं कॉमन ले लूंगा तो N2 माइनस N1 आ जाएगा। इस N2 माइनस N1 को डेल्टा Ng बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं डेल्टा Ng बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। एक बार मैं हट जाता हूँ, इस पूरे को आप लोग नोट कर लीजिएगा ढंग से। चलिए अब सामने देखिएगा, तो डेल्टा एच बराबर 4 रिएक्शन, अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो आपको अच्छे से पता है डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा Ng RT आ गया, बात क्लियर। अच्छा, अगर T मेरा 12 केल्विन से ज़्यादा है, क्योंकि R की वैल्यू 1/12 होगी, तो T की वैल्यू अगर 12 केल्विन से कम होगी तो ये केस अप्लाई नहीं होंगे, लेकिन 12 केल्विन बहुत ही कम वैल्यू है। कोई भी रिएक्शन अगर मैं करूँगा तो 12 केल्विन से ऊपर ही होगी, तो घबराने वाली बात नहीं है, सभी रिएक्शन जो है वो 12 केल्विन से ऊपर है। तो ये बस मैंने ऐसे ही लिख दिया, इसको देखने की जरूरत नहीं, इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक। अच्छा जी, अब मान लीजिए डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा Ng मैंने बताया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस, बताइए क्या बताया था डेल्टा Ng, मैंने बताया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो अगर मैं डेल्टा Ng निकालूं इस वाली रिएक्शन के लिए, पहला केस मैंने क्या लिया है, डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0, तो इस वाली रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng निकालूंगा, तो डेल्टा Ng मेरा आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, तो ये भी गैस है ये भी गैस है, तो 1 और 1, तो 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट 1, तो कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे देखिए डेल्टा Ng, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस बोलिए प्रोडक्ट, तो ये तो सॉलिड है, इसको हटा दीजिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितना, 1 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये तो सॉलिड है तो सॉलिड काउंट होता ही नहीं, तो 0, तो डेल्टा Ng इक्वल्स टू में 1, तो यहाँ पर भी डेल्टा Ng 1 आ गया, इत्तेफाक से अभी 1 आ गया, तो दोनों केस में डेल्टा Ng 0 से बड़ा है, क्योंकि 1 0 से बड़ा होता है। तो डेल्टा H का फॉर्मूला है डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT, यानी कि डेल्टा U में कुछ मैं जोड़ूंगा तब डेल्टा H आएगा, यानी कि डेल्टा U में अगर मैं कुछ जोड़ूंगा तब डेल्टा H आएगा, यानी कि डेल्टा H बड़ा होगा डेल्टा U से। बात क्लियर, ध्यान से समझिएगा, क्लियर बात। अच्छा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं इसके डेल्टा Ng की, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट क्या होगा आप जानते ही हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट होगा यहाँ पर 2,
और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस रिएक्टेंट 1 और 3 4, तो -4 बराबर -2 आ गया। अगर मैं डेल्टा एन जी यहाँ निकालूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट, ये तो लिक्विड है, इसको हटा दो, तो ये है 1, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट 1 और 2 3, तो इत्तेफाक से यहाँ पर भी -2 आ गया। यानी कि डेल्टा यू में से, डेल्टा एन जी मतलब -2, तो डेल्टा यू में से कुछ घटेगा। भाई आपका डेल्टा एच क्या आ गया, वो आ गया डेल्टा यू बराबर -2 RT, तो डेल्टा यू में से कुछ घटाऊंगा तब डेल्टा एच आएगा, तो इस कंडीशन में डेल्टा यू बड़ा है। अच्छा, अगर मैं डेल्टा एन जी 0 पुट कर दूं, 0 का मतलब आप समझ जाइए, अगर मैं डेल्टा एन जी के लिए 0 रख दूं तो ऐसी कंडीशन में डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू आ जाएगा। अच्छा, डेल्टा एन जी 0 कैसे है बताइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट बताइए, यहाँ पर 2 हो गया, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट 1, तो ये कितना हो गया, -2 हो गया, तो 0 आ गया। यहाँ पर भी निकाल सकते हैं आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितना है 2, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट -2, तो यहाँ पर भी ये 0 आ गया। तो जहां पर ये 0 आ जाएगा यहाँ ये इक्वल हो जाएगा। और एक और बात ध्यान रखेंगे, टी की जो वैल्यू होगी हमारी वो 12 केल्विन से ऊपर होनी चाहिए। क्यों ऊपर होनी चाहिए आप खुद समझदार हैं, क्योंकि डेल्टा एच बराबर में डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी, आर आपको पता है 1/12 होता है, बात क्लियर। तो अगर मैं टी को 12 से कम ले लूं, मान लो 4 केल्विन ले लूं, तो आप खुद समझदार है 4 केल्विन लेने पे क्या होगा, 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 आ जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो वेरिएशन होगा वो फर्क डाल देगा काफी सारा, बात क्लियर। तो थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ये 12 केल्विन से ऊपर होगा तो ये फैक्टर आपको आराम से कोई भी एक्सेप्शन क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पर ज्यादा फोकस नहीं रखना है इस फैक्टर पर, बात क्लियर, क्योंकि 12 केल्विन से ऊपर लगभग सभी रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। और अगर मेंशन नहीं है किसी रिएक्शन का टेम्परेचर तो आप समझ जाइएगा 12 केल्विन से ऊपर ही है, क्योंकि 0 केल्विन एग्जिस्ट नहीं करता, 12 केल्विन बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर है। तो यहाँ पे 12 केल्विन को फोकस करने की जरूरत आपको नहीं है, मैंने बता दिया, थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया कि 12 केल्विन क्या करेगा, आप खुद यहाँ पर ये वैल्यू डाल करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस इसको नहीं कर रहा हूँ। तो 3 केस मैंने बता दिए, डेल्टा एन जी 0 से बड़ा होगा तो डेल्टा एच बड़ा होगा डेल्टा यू से, डेल्टा एन जी <0 होगा तो डेल्टा यू बड़ा होगा, और डेल्टा एन जी 0 होगा तो दोनों इक्वल होंगे। भाई डेल्टा एन जी अगर नेगेटिव हो जाएगा तो डेल्टा यू में से कुछ घटाने पर तब डेल्टा एच आएगा, यानी कि डेल्टा यू बड़ा है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो डेल्टा यू में कुछ जोड़ूंगा तब डेल्टा एच आएगा, तो डेल्टा एच बड़ा होगा, और डेल्टा एन जी 0 होगा तो दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसको आप आराम से नोट कर लीजिए, मैं आपके सामने से हट गया हूँ। चलिए बच्चों आगे देखेंगे अब। अच्छा, एक नोट पढ़ लीजिए पहले, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी कैन नॉट डिटरमाइन बट चेंज इन एंथैल्पी कैन बी डिटरमाइन। बता देता हूँ क्या है। देखो, एंथैल्पी का जो फॉर्मूला होता है वो U प्लस PV होता है, यानी कि इंटरनल एनर्जी प्लस PV वर्क डन बराबर मेरा एंथैल्पी होगा। तो अब मेरी बात ध्यान समझिए, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते, और जब पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते हम लोग, तो हमारा इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो हम पोटेंशियल नहीं निकाल सकते तो फिर हम लोग इंटरनल एनर्जी भी नहीं निकाल पाएंगे, और इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल पाएंगे तो आप समझ जाइए, तो इंटरनल एनर्जी को यहाँ चाहिए, तो अब ये नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर हम लोग एच भी नहीं निकाल पाएंगे। पहली बात आप ये ध्यान समझिए। दूसरी बात आप एक और चीज ध्यान से समझेंगे, अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो प्रोसेस में मेरा डेल्टा एच का जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ था वो डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी हुआ था। तो यहां पर मैं अब एक काम करता हूं, डेल्टा यू खोल देता हूं, तो डेल्टा एच बराबर मेरा डेल्टा यू क्या है, मेरा है F/2 एन आर डेल्टा टी प्लस डेल्टा पी। तो ये मेरा डेल्टा यू हो गया एनमोल के लिए, और ये एन आर डेल्टा टी मेरा क्या आ गया प्रोसेस के बाद, जो भी मेरा P2 माइनस P1 और P2 V2 माइनस P1 V1 का जो था वो आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे दो बातें हैं, अगर फेज ट्रांजिशन नहीं हुआ, तो अगर फेज ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, क्रॉस का मतलब नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी यानी कि P1 बराबर P2 हो जाएगा। तो यानी कि अगर फेज ट्रांजिशन नहीं हो रहा है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी अगर कांस्टेंट हो जाएगी तो P2 बराबर P1 बराबर P हो जाएगा, यानी कि डेल्टा P 0 हो जाएगा। तो मेरा जो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एच का वो हो जाएगा F/2 एन आर डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस ले लूँ, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है कि अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट ले लूँ,
तो टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब है कि T2 बराबर T1 बराबर T हो जाएगा, यानी कि डेल्टा T जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा T अगर मैं जीरो पुट करूंगा तो मेरा जो फॉर्मूला आपके सामने था डेल्टा एच का वो FR/NR डेल्टा T प्लस NR डेल्टा T होगा। तो ये वाला जो फैक्टर है ये जीरो हो गया और ये वाला फैक्टर भी जीरो हो गया। तो डेल्टा एच मेरा आ गया जीरो प्लस जीरो यानी कि जीरो। मुझसे बाकायदा पूछेगा डायरेक्ट अगर बोल दे वो कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा एच क्या है तो उसे आप जीरो मानेंगे, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर डायरेक्ट पूछ रहा है डेल्टा एच तो आप जानते हैं कि यहाँ पर फेज ट्रांजिशन का जिक्र नहीं है, तो हम लोग मानेंगे कि फेज ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। फेज ट्रांजिशन ना होने का मतलब है कि अगर गैस है तो गैस में ही रहेगा, लिक्विड है तो लिक्विड में ही रहेगा, सॉलिड है तो सॉलिड में ही रहेगा। इवन अगर फेज ट्रांजिशन हो रहा है, फेज ट्रांजिशन हो रहा है तो उसको पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया है कि आपको कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, लिक्वेशन, ठीक है जी, और आपको ऐसे ऐसे वर्ड देगा फ्यूजन वगैरह के, तो वहां आप पहचान लेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज होगा। चेंज होगा तो यानी कि आपका डेल्टा पी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो ऐसे में अगर मैं प्रोसेस को आइसोथर्मल कर भी दूं, तो अगर प्रोसेस को आइसोथर्मल कर दूं तो टी मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। टी कांस्टेंट का मतलब है डेल्टा टी जीरो हो जाएगा। डेल्टा टी अगर मैं जीरो पुट करूंगा तो मेरा जो डेल्टा एच का फॉर्मूला था वो था F/2 NR डेल्टा टी, जो जनरल फॉर्मूला है, प्लस डेल्टा पी प्लस NR डेल्टा टी। तो जीरो कर भी दूंगा तो यानी कि ये डेल्टा टी जीरो होने से ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, बट ये फैक्टर बच जाएगा। तो ऐसे में डेल्टा एच बराबर में डेल्टा पी आ जाएगा, जो कि फेज ट्रांजिशन की वजह से ये नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी कि मेरा डेल्टा पी इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो मेरा डेल्टा एच अगर फेज ट्रांजिशन हो रहा है तो जीरो नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसे आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हीट कैपेसिटी, देखिए बच्चों, हीट कैपेसिटी में मैंने तीन पार्ट कर दिए हैं, थर्मल कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी। तो थर्मल हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कि मैं कोई भी बॉडी ले लूं, कोई भी बॉडी, मान लो मैंने एक बॉडी ले ली, ठीक है, और इस पूरी बॉडी का जो अभी पूरी बॉडी जो है ये 25 डिग्री सेल्सियस पर है, तो इसका 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने पर, घटाने या बढ़ाने पर जो हीट में चेंज होगा उसी को मैं थर्मल कैपेसिटी कहूंगा। फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। सपोज करो मैंने इसे क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया और इस पूरी बॉडी का टेम्परेचर अब 26 डिग्री सेल्सियस हो गया। मेरी बात समझे, मान लो ये आयरन की बॉडी है, इस पूरी बॉडी का कितना हो गया, ये आयरन का एक कंटेनर है, बहुत बड़ा कंटेनर है, और इसको मैंने क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी तो इसका टेम्परेचर 25 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने पे जो मैंने हीट दी उसी को मैं थर्मल कैपेसिटी कहूंगा। यानी कि सिंपल सी बात है, Q बराबर अगर मैं देखूं Q बाय डेल्टा टी बराबर C होगा। तो एक बॉडी का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने पर जो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, या 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज करने पर जो इसने एनर्जी रिलीज करी, उसी को मैं हीट कैपेसिटी C कहूंगा। ठीक, अच्छा, इसकी जो यूनिट है वो जूल पर केल्विन है। आप ध्यान रखिए, जितने भी हीट कैपेसिटी के क्वेश्चन है वो यूनिट लेके कीजिएगा, वरना गलती हो जाएगी। तो इसकी जो यूनिट है वो जूल पर केल्विन है। यहाँ बॉडी के मास की या नंबर ऑफ मोल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आ जाता है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है QNC डेल्टा टी। यहाँ पे n नंबर ऑफ मोल्स है और इसकी यूनिट है यहाँ पर हमारी मोलर हीट कैपेसिटी की जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो जूल पर केल्विन पर मोल। तो यूनिट आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर मैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पे निकालूं तो मैं इसे कहूंगा CP, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ पर QP आ जाएगा। ये हीट मैंने कांस्टेंट प्रेशर पे दी है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर मैं हीट दूंगा तो उसे मैं कहूंगा NCP डेल्टा टी। इस CP को मैं कहूंगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ पर QP बराबर डेल्टा H होता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज अ डेल्टा H। अगर मैं हीट जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोवाइड करूंगा तो मैं NCV डेल्टा T बोलूंगा। इस CV को मैं बोलूंगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और आप लोग जानते हैं हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा U होता है। इसी के साथ साथ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है आप जानते हैं। हीट कैपेसिटी क्या होती है, सॉरी,
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, Q बराबर MS डेल्टा T। तो यहाँ पे जो M होता है ना ये ग्राम में होता है, ध्यान रखिए ग्राम में, यहाँ पे N मोल में था, ये M जो था ग्राम में था। तो 1 ग्राम बॉडी का 1 ग्राम बॉडी का 1 ग्राम बॉडी का 1 ग्राम बॉडी का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने पर जो हीट का चेंज होगा उसी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। आप चाहे तो फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, S बराबर क्या आ जाएगा, डिफाइन बनाना चाहे तो Q बराबर M डेल्टा T। तो कोई भी बॉडी है, इस पूरी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि यहां तक जो है ये हिस्सा जो है इस बॉडी का ये 1 ग्राम है, तो इस 1 ग्राम बॉडी का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने पर यानी कि ये 1 हो जाएगा, और 1 डिग्री इस 1 ग्राम बॉडी का यानी कि ये 1 हो गया, और 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने पर जो भी हीट में चेंज होगा उसको मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहूंगा। इसी तरह से मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर C बराबर क्या आ जाएगा, Q बाई डेल्टा T, यहाँ पर N आ जाएगा। तो अगर मैं किसी बॉडी का पूरी बॉडी ना लेकर उसका 1 मोल पार्ट ले लूं, तो उस 1 मोल पार्ट के अंदर यानी कि N1 हो गया, इस 1 मोल पार्ट के अंदर 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने पर हीट में जो चेंज आएगा उसको मैं मोलर हीट कैपेसिटी कहूंगा। तो स्कूल वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, डिफाइन पूछ सकता है, एक मोलर हीट कैपेसिटी की 1 मोल बॉडी में 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने पर जो हीट में चेंज होगा वो हीट कैपेसिटी होगा, वो मोलर हीट कैपेसिटी होगा। 1 ग्राम बॉडी में 1 डिग्री चेंज करने पर जो हीट का चेंज होगा वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा। आप ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। समझा देता हूं कैसे। मान लो मैं तुमसे कहता हूं मैंने एक आयरन का कंटेनर लिया, ये मैंने आयरन का कंटेनर लिया और ये मैंने आयरन की एक सुई ली। अब इसका 1 ग्राम पोर्शन ये रहा और इसका 1 ग्राम पोर्शन ये रहा। तो अब इस कंटेनर का 1 ग्राम का मैं 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करूं तो जितनी हीट ये एब्जॉर्ब करेगा, मतलब 1 डिग्री बढ़ाने पर जितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा उतनी हीट ये भी एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि सिंपल सीधी बात है, यहाँ पर इसका भी 1 ग्राम लेना है, इसका भी 1 ग्राम लेना है। तो जाहिर सी बात है कि 1 ग्राम का टेम्परेचर मैं चेंज करूंगा तो उसमें जो भी हीट का चेंज आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि सुई का भी पूरा नहीं 1 ग्राम लेना है, ठीक है ना। तो इसलिए ये इंटेंसिव हो गया। लेकिन अगर मैं एक काम करूं, आयरन की एक सुई ले लूं और आयरन की एक बॉडी ले लूं, तो इस पूरी सुई का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में और इस पूरी बॉडी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। तो इसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर जो हीट का चेंज आएगा वो इसकी थर्मल कैपेसिटी होगी, और इस पूरी बॉडी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे जो एनर्जी का चेंज आएगा वो इसकी थर्मल कैपेसिटी होगी। तो दोनों की अलग है, दोनों की अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा है। भाई एक बार बताओ, आयरन की एक सुई लो, आयरन की एक सुई लो, मोमबत्ती लो और उसको उस सुई के पे उस सुई को से उसको जलाना शुरू करो, तो क्या होगा, 1 डिग्री टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा। एक लोहे का हवाई जहाज लो, उसका एक कोने से मोमबत्ती से जलाना शुरू करो, तो लोहे की हवाई जहाज को, बहुत बड़ा हवाई जहाज है, मोमबत्ती से मैं जलाऊंगा तो पूरे जहाज का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज हो भी नहीं पाएगा, लेकिन सुई का हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, थर्मल कैपेसिटी में पूरी बॉडी आ रही है, पूरी बॉडी आ रही है। तो पूरी बॉडी का अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा तो अगर बॉडी छोटी होगी तो जैसे सुई के बराबर होगी तो 1 डिग्री जल्दी आ जाएगा, 1 डिग्री चेंज जल्दी हो जाएगा, और पूरी बॉडी होगी हवाई जहाज जितनी तो 1 डिग्री चेंज करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो थर्मल कैपेसिटी क्या है, एक्सटेंसिव है। तो अगर मैं सुई लूँ आयरन की या आयरन का हवाई जहाज लूँ तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में दोनों में अलग अलग एनर्जी लगेगी, दोनों की थर्मल कैपेसिटी अलग होगी। लेकिन अगर मैं सुई का 1 ग्राम लूँ और हवाई जहाज का 1 ग्राम लूँ तो दोनों में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर हीट सेम आएगी, तो हीट कैपेसिटी सेम होगी। और इसी तरह से मैं अगर सुई का 1 मोल लूँ या आयरन का 1 मोल लूँ तो इस 1 मोल के हिस्से में 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने पे जितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही सुई करेगा। तो यानी कि ये दोनों इंटेंसिव है और ये वाली प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है। जल्दी रिव्यू दे देता हूँ। थर्मल कैपेसिटी जो Q बराबर C डेल्टा T, बॉडी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जो चेंज आएगा उसको थर्मल कैपेसिटी कहेंगे। यूनिट जूल पर केल्विन है। न्यूमेरिकल करते टाइम आपको ध्यान रखना है, यूनिट का ध्यान रखना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो Q बराबर MS डेल्टा T, M यहाँ ग्राम में है, S स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर है। इसकी यूनिट जो होगी जूल पर केल्विन पर ग्राम होगी। न्यूमेरिकल करते टाइम आपको ध्यान रखना है यूनिट का। और एक बात ध्यान रखना, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.18 जूल पर केल्विन पर ग्राम होती है, ये आपको याद रखना है। इसी तरह से मोलर हीट कैपेसिटी है
अगर मैं मोलर हीट कैपेसिटी की बात करूं तो ये क्यू एन सी डेल्टा टी होगा, एन नंबर ऑफ मोल्स होगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, अगर हीट में कांस्टेंट प्रेशर पे दूंगा तो मैं बोलूंगा एन सी पी डेल्टा टी। सी पी यहाँ पर हीट कैपेसिटी है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, और क्यू पी को हम डेल्टा एच भी कहते हैं, पिछले अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। अच्छा, अगर मैं हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे दूंगा तो उसको एनसीवी डेल्टा टी बोलेंगे। आप जानते हैं सीवी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को डेल्टा यू भी कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए बच्चों, कुछ न्यूमेरिकल्स पर फोकस करते हैं। 11 न्यूमेरिकल पहले करा चुके थे, तो आज 12, 13, 14, 15 है, तो शुरुआत 15 से ही करेंगे। क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है, कह रहा है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 300 केल्विन इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली। तो यहाँ पर वर्ड मैंने एक्सपेंड कर दिया आइसोथर्मली। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं करूंगा, तो पॉज करके पहले ट्राई कर लीजिएगा। अब मेरी बारी। तो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंडेड एज आइसोथर्मली फॉर वन इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर टू 10 लीटर, द डेल्टा यू फॉर दिस रिएक्शन। तो डेल्टा यू मुझे निकालना है, तो डेल्टा यू का जो मेरा फॉर्मूला है वो आप लोग जानते हैं क्या है, तो वो आप जानते हैं दो फॉर्मूले, एक तो Q प्लस डब्ल्यू है, और एक मेरा मेरी मर्जी है, मैं लगा सकता हूँ NF/2R डेल्टा टी प्लस डेल्टा पी। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी कंडेंसेशन, लिक्वेशन, वेपराइजेशन इस टाइप के वर्ड यूज नहीं हुए हैं, तो यानी कि डेल्टा पी मेरा 0 हो गया है, यानी कि NF/2R डेल्टा टी है। और आइसोथर्मली का मतलब मैं समझता हूं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या है, डेल्टा टी 0 है, यानी कि मैं लिख सकता हूं NF/2R इंटू 0, तो मेरा डेल्टा यू बराबर 0 आ गया। तो मेरा आंसर डी आ गया है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। तो 15 का आंसर मेरा 0 आ गया है, आप ट्राई कर लीजिएगा। अब आप एक बार 14 खुद से ट्राई करेंगे, एक बार 14 में हट जाता हूं, आप खुद से ट्राई करेंगे, आपके सामने है, सिंपल क्वेश्चन है, डेल्टा एच और डेल्टा यू के बारे में पूछ रहा है, कौन सा ज्यादा है, तो बहुत ही आसान है, जाहिर सी बात है, रिएक्शन दे रखी है, तो रिएक्शन वाला फॉर्मूला मैं लगाऊंगा। तो मेरे हिसाब से 14 के लिए मेरा जो फॉर्मूला आएगा वो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी आएगा, क्योंकि रिएक्शन की बात कर रहा हूं, कहीं पर भी 12 केल्विन का जिक्र नहीं है, तो यानी कि सिंपल सीधी बात है, सीधा सीधा करना है। तो ना डेल्टा एन जी निकालेंगे हम लोग, डेल्टा एन जी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 है, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट की अगर मैं बात करूं तो 1 और आधा 1.5 हो गया, यानी कि 1.5 हो गया, यानी कि 1 प्लस आधा। तो मैं इसको सोल्व करूंगा तो माइनस हाफ आ गया, यानी कि डेल्टा एच बराबर में डेल्टा यू माइनस हाफ आर टी है, यानी कि डेल्टा यू में से कुछ घटाऊंगा तब डेल्टा एच आएगा, यानी कि डेल्टा एच से बड़ा डेल्टा यू है, यानी कि इस जगह पे मैं बात करूं तो इसका आंसर बी आ गया है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है 14 के बारे में। अब आगे बढ़ेंगे। अब तक ये वीडियो 25-27 मिनट की बनी है, लेकिन मैं बता दूं मैं यहाँ पे 2 घंटे से लगा हुआ हूं। अब आगे देखेंगे 14 के बाद मैं बात करूंगा हीट कैपेसिटी की। तो इन चारों ऑप्शन के अंदर कहीं भी एन नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही एस दिखाई दे रहा है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स और वेट के बारे में नहीं दिखाई दे रहा है। तो यानी कि ये थर्मल कैपेसिटी है। तो जाहिर सी बात है, आप अच्छे से जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है थर्मल कैपेसिटी, C डेल्टा टी, Q कह दो या डी क्यू कह दो, एक ही बात है। तो C डेल्टा की जगह क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, तो मेरा C क्या आ जाएगा, डी क्यू बाई डी टी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था मेरा, तो 13 का जो आंसर आ जाएगा वो ए आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। एक बार आप ट्राई कर लीजिए 12, उसके बाद मैं समझाऊंगा। 12 को एक बार आप भी ट्राई कर लीजिए, उसके बाद ही मैं कराऊं तो ज्यादा बेटर है। तो पहले आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, बेटर रहेगा। तो 12 में अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखेंगे, मुझसे क्या कह रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड एट 500 केल्विन 1 atm प्रेशर इज 10 किलो कैल, व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ 3 मोल ऑफ अ लिक्विड। इसको आप ट्राई कीजिएगा, फिर मैं करूंगा। तो मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं, मुझसे ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कि H2O लिक्विड से अगर मैं H2O गैस जा रहा हूं, तो ऐसे में मुझे इसकी जो डेल्टा एच दी गई है वो डेल्टा एच कितनी दे दी गई है, 10 किलो कैल दे रखी है। तो 10 किलो कैल मैंने इसकी मान ली।
बात क्लियर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद मुझसे एक बात कह रहा है कि मुझे जो डेल्टा एच निकालनी है, क्या निकालनी है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन निकालनी है, यानी कि मुझे जो डेल्टा एच निकालनी है वो निकालनी है 3 मोल लिक्विड के लिए। तो 3 मोल लिक्विड के लिए मैं निकालूंगा, तो जैसी बात है ये 1 मोल लिक्विड का 1 मोल गैस पर डेल्टा एच 3 को क्या लाया, तो मुझे 3 मोल H2O लिक्विड से 3 मोल H2O गैस पर जो मेरा डेल्टा एच आएगा वो 30 किलो कैल आएगा, यानी कि एक के लिए 10 आया तो इसके लिए 30 आएगा। और मुझसे डेल्टा यू पूछ रहा है, मुझसे डेल्टा यू पूछ रहा है। तो आप ध्यान से मेरी बात ध्यान समझेंगे, खुद देखिए क्या कह रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन मुझे दे दी 10 किलो कैल, 1 मोल के लिए 10 किलो कैल, तो 3 के लिए 3 किलो 30 किलो कैल। और कह रहा है व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ 3 मोल ऑफ अ लिक्विड एट सेम टेम्परेचर। तो डेल्टा यू पूछ रहा है इस रिएक्शन के लिए। तो डेल्टा यू का जो डेल्टा एच का जो फॉर्मूला है, डेल्टा एच का जो फॉर्मूला है वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होगा, क्योंकि रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी आर टी लगता है। अच्छा डेल्टा एन जी आर टी होगा। अच्छा अब डेल्टा एच मुझे दे रखा है कितना, 30 किलो कैल। तो 30 किलो कैल आप समझ जाइए, किलो का मतलब 1000 आ गया, तो ये 30 किलो कैल आ गया। डेल्टा यू मुझे निकालना है, डेल्टा एन जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, तो कितने हैं 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये तो लिक्विड है तो 0। आर की वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू कैल में है, क्योंकि ये वैल्यू कैल में है तो मुझे आर की वैल्यू कैल में रखनी पड़ेगी। तो आर की वैल्यू कैल में आप लोग जानते ही हैं, आर की वैल्यू कैल में कितनी है, आर की वैल्यू कैल में है 2 कैल पर केल्विन पर मोल। तो मैं रखूंगा यहाँ पर 2 रखूंगा आर की वैल्यू। चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर अगर आप फोकस करेंगे तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड एट 500 केल्विन, सॉरी चेंज इन टेम्परेचर नहीं सिर्फ टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर कितना दे दिया मुझे 500। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको मैं कर दूंगा 30,000 डेल्टा यू प्लस 3 इंटू 2 इंटू 500, तो 2 इंटू 500 1000 इंटू 3 3000, तो डेल्टा यू मेरा आ गया 30,000 माइनस में 3000, तो डेल्टा यू मेरा आ गया 27,000 कैल, 27,000 कैल। लेकिन यहाँ पर सारे ऑप्शन किलो कैल में है, तो आपको पता ही है 1000 कैल बराबर 1 किलो कैल, 5000 कैल बराबर 5 किलो कैल, 20,000 कैल बराबर 20 किलो कैल, 27,000 कैल बराबर 27 किलो कैल। तो कैल को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलो कैल आ जाएगा, यानी कि इस जगह पर आंसर मेरा सी आ गया। अभी हम लोग आगे भी न्यूमेरिकल करेंगे, ध्यानपूर्वक बोर्ड की तरफ देखिएगा। अब आप चलिए पहले ये क्वेश्चन आप पहले ट्राई कर लीजिए सारे के सारे, पहले इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो पहले एक बार आप ट्राई कर लीजिए। चलिए अब ट्राई कर लीजिए, कर लिए हैं तो फिर मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। 23 में कह रहा है इन एन क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर। यहाँ देखिए इंसुलेटेड कंटेनर, ये क्वेश्चन इस बार फिजिक्स में आया है, 2020 फिजिक्स में आया है। देन इसको समझिए, इंसुलेटेड कंटेनर, जहां कहीं भी इंसुलेटेड कंटेनर दे दिया जाए तो आप खुद समझ जाइएगा ऐसे में जो प्रोसेस होगा वो एडियाबैटिक होगा, क्योंकि इंसुलेटेड वॉल किस में चाहिए, एडियाबैटिक में चाहिए, और एडियाबैटिक में सबको पता है Q इक्वल्स टू 0। तो अब हम लोग आगे पढ़ने से पहले देखेंगे यहाँ पे Q नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ भी नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ भी नॉट इक्वल्स टू 0, बट यहाँ इक्वल्स टू 0, तो इसका आंसर ए होगा। बात क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 22 पर हम लोग जाएंगे। 22 पे कह रहा है इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस ऑलवेज। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन कह रहा है, तो एडियाबैटिक के लिए Q 0 होता है। फिर से यहाँ पर वही बात आ गई, तो डिक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा एच 0, ऑप्शन डी क्या है, डेल्टा एच 0, सी वर्क 0, तो Q 0। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो एडियाबैटिक में आपको पता ही है सबसे पहली बात Q 0 होगा, और ऑप्शन ए था डिक्रीज इन टेम्परेचर। 22 के बाद 21 पर आ जाते हैं, द इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट इज द क्वांटिटी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास अमाउंट पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम भी करता है, एंथैल्पी भी करता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी है। तो डेंसिटी आपको पता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, बाकायदा लेक्चर में मैंने समझा रखा है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में, बाकायदा आप देख भी सकते हैं। अगर मैं 21 की बात करूं, मेरे पास एक रूम है, मेरे पास ये दूसरा रूम है, तो ये रूम इसका आधा है,
तो अगर इसका मास यहाँ पर m है तो यहाँ मास m/2, तो मास अमाउंट पे डिपेंड हो गया, आधा होते ही मास चेंज हो गया, तो मास आपको पता ही है कि एक्सटेंसिव हो गया। वॉल्यूम अगर इसका v है तो इसका वॉल्यूम v/2 है, तो चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी इसकी क्या है, इसकी डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है, इसकी डेंसिटी m/2 अपॉन v/2 है। इस वाले कमरे की बात कर रहे हैं, 2 से 2 गया तो डेंसिटी अगेन मास अपॉन वॉल्यूम आ गई, इसलिए डेंसिटी हमारी क्या है यहाँ पर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। इसके बाद अगले देखेंगे, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। तो बॉडी की बात कर रहा है, अगर बॉडी की बात कर रहा है तो मोलर हीट कैपेसिटी भी नहीं होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, थर्मल हीट कैपेसिटी होगा, इसको ध्यान रखना है। फिर क्या कह रहा है 19 में, व्हेन अ 1 मोल ऑफ अ गैस हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम बोल दिया है। फिर कह रहा है टेम्परेचर रेज फ्रॉम 298 से 308, हीट सप्लाई टू अ गैस इज 500 जूल, देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम बोलेगा तो वर्क का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अच्छा, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब वी कांस्टेंट तो हो ही गया है, तो आप जानते हैं डेल्टा वी क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पुट कर दो, तो वर्क डन 0 आना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ किस एक ही ऑप्शन में वर्क डन 0 आ रहा है, तो यानी कि मेरा 19 का बी होगा। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 19 का बी आपके सामने आ गया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, अगले क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करेंगे। अब अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। फिर इसके बाद है 18 में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर द कंबशन ऑफ मीथेन। तो अगर मैं मीथेन का कंबशन कर दूं तो आपको पता है जितने भी सी होंगे वो CO2 में जाएगा, यानी कि गैस, मीथेन खुद एक गैस है। जितने एच होंगे वो H2O में जाएंगे, यानी कि 2H2O। और रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस, रिएक्शन 27 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है। वाटर जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर गैस होता है, बट 27 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड होगा। और O गिनेंगे 2 और 2 4, तो यहाँ 2O2 गैस हो गया। तो डेल्टा NG मेरा क्या जाएगा, डेल्टा NG आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट। तो ये तो लिक्विड है, गैस है, तो 1 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट 1 और 2 3, तो डेल्टा NG मेरा -2 आ गया। तो डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT होगा। इसको अगर ले आओ तो डेल्टा H माइनस डेल्टा U यही पूछ रहा है, जो कि -2 RT होगा। तो -2 RT, तो -2 ये रहा, R ये रहा, T ये रहा, तो मेरा आंसर C लग जाएगा। इसी के साथ मुझसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड गुड टू द लॉ। अच्छा, इस रिएक्शन के लिए पूछ रहा है क्या होगा, तो इस रिएक्शन के लिए सबसे पहली बार डेल्टा NG निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, ये तो लिक्विड है, ये क्या है, प्रोडक्ट है, तो 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट 4, तो मेरा डेल्टा NG -2 आ गया। तो -2 कहाँ पर है, डी में है, तो इसका आंसर डी आ गया। इसके बाद क्या कह रहा है, द हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एब्जॉर्ब। तो सबको पता है QP होता है डेल्टा H, QP होता है डेल्टा H, और QV होता है डेल्टा बोलो U। तो यानी कि मुझसे कह रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो द हीट एब्जॉर्ब एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द सिस्टम इंटरनल एनर्जी, फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी। ऑप्शन भले ही डी आया हो इंटरनल एनर्जी, तो हमने डी पे मार दिया। अगर इंटरनल एनर्जी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता तो मैं टिक मारता चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर। तो ये 16 तक मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए लिखे हैं, उम्मीद है आपको क्लियर हुए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ।